हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान में श्वसन तंत्र के बारे में। आखिर श्वसन तंत्र कैसे हमारे शरीर में कार्य करता है, उन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए रेस्पिरेशन सिस्टम। तो क्या है रेस्पिरेशन सिस्टम, उसके बारे में बारी बारी से चर्चा हम करते हैं। तो रेस्पिरेशन सिस्टम, इसे हम कहते हैं श्वसन तंत्र। क्या कहते हैं हम? श्वसन तंत्र। अब बात आती है कि श्वसन की जो प्रक्रिया है मानव शरीर में किस किस के द्वारा होती है। तो ये जो किस श्वसन की जो प्रक्रिया है वो दो से होती है। एक तो हम सांस लेते हैं, एक जब हम सांस बाहर निकालते हैं। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं उसे हम कहते हैं इनहेल या निस्व श्वसन, और जब हम सांस को बाहर निकालते हैं उसे हम कहते हैं एक्सहेल, यानी हवा जब बाहर आती है उसे हम कहते हैं एक्सहेल। तो उसे हम कहते हैं उत्व श्वसन। यानी कि इस दोनों, ये जो प्रक्रिया है श्वसन तंत्र में, सांस लेने और सांस निकालने की, यही क्या कहलाती है? श्वसन तंत्र कहलाता है। और इसमें जो अंग प्रयोग होंगे वो सारा का सारा सिस्टम क्या कहलाता है? श्वसन तंत्र कहलाता है। और ये जो प्रक्रिया है सांस हवा अंदर जाने की और बाहर निकलने की, यही क्या है? हमारी ब्रीथिंग कहलाती है, यानी श्वासोच्छ्वास कहलाती है। तो ब्रीथिंग के थ्रू श्वसन तंत्र हमारा काम करता है। और कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं? दो प्रक्रियाएं होती हैं। नंबर एक होती है इनहेल, जिसे हम कहते हैं निस्व श्वसन। ठीक है। दूसरा होता है एक्सहेल। एक्सहेल एक्सहेल इसे हम कहते हैं उत्व श्वसन। क्लियर बात है? उत्व श्वसन। तो उत्व श्वसन की जो प्रक्रिया है क्या होती है? जब हवा बाहर निकालते हैं हम। इनहेल जब हम सांस अंदर लेते हैं। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तब तो जाती है CO2, जब बाहर वो O2, और जब बाहर हम निकालते तो आती है क्या? CO2। अब बात आती है इनमें कौन कौन से प्रक्रिया अंग हमारे भाग लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है हमारा माउथ और नोज। ठीक है। और कंठ, यानी हम जिसे कहते हैं लैरिंक्स। एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस कहाँ पे होती है? ये एपिग्लोटिस हमारे कंठ के पास होती है। जो क्या होता है, जब खाना खाते हैं तो उस समय उसका मुख बंद हो जाता है। जब हम खाना खाते हैं उस समय उसका मुख बंद हो जाता है। यह भी हवा में, यानी कि श्वसन प्रक्रिया में हमारी भाग लेती है। फिर आते हैं हमारे क्या? लंग्स। इनकी लंग्स यानी कि फेफड़े। और फेफड़ों में क्या होती है? हमारी ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं एल्वोलियाई। एल्वोलियाई यानी कि ये होती है, किसे हम कहते हैं कूपिकाएं, यानी कि बहुत छोटे छोटे से अंगूर लाइक गुच्छे की तरह से होते हैं जो हमारे फेफड़ों में उत्पन्न होते हैं। और फेफड़ों में उत्पन्न होते हैं तो ये क्या करते हैं? इन्हीं के थ्रू क्या होता है? ऑक्सीजन हमारे मुख से, कंठ से, यानी श्वास नली जिसे हम कहते हैं ओइसोफेगस, अंदर श्वास नली के द्वारा। ठीक है। तो पाइप है, ओइसोफेगस के थ्रू जाएगा, फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों में जाके क्या जाएगा? कूपिकाओं में यानी एल्वोलाई में जाएगा, और एल्वोलाई के थ्रू कहाँ पे जाएगा? ब्लड में जाएगा, और ब्लड में ऑक्सीकरण होगा यानी हीमोग्लोबिन में। उसके बाद क्या होगा? वहाँ से जब CO2 वापस आएगी, वापस आने के बाद फिर से कूपिकाओं में, कूपिकाओं से फेफड़ों में, फेफड़ों से फिर वापस मुंह के थ्रू निकल जाती है। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया है क्या कहलाती है? रेस्पिरेशन सिस्टम में श्वसन की प्रक्रिया कहलाती है। क्लियर है? उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब बात आती है श्वसन दो प्रकार से होता है। श्वसन क्या होता है? दो प्रकार से होता है। एक क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, एक मिनट। एरोबिक रेस्पिरेशन, अब ये क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन वो है जिसमें ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीजन के थ्रू भाग लेता है, यानी प्रश्न यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो इसमें क्या होती है? ऑक्सीजन उपस्थिति होती है। यानी ऐसी प्रक्रिया, ऐसा रेस्पिरेशन, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और एक होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ क्या होता है? ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है।
ठीक है। तो जहाँ ऑक्सीजन उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और जहाँ अनुपस्थित होता है वहाँ हम कहते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये कहाँ होता है? ये होता है हमारा ईस्ट में। कहाँ होता है? ईस्ट में। और ये कहाँ होता है भाई? मानव में, यानी ह्यूमन बीइंग में। क्लियर बात है? ह्यूमन बीइंग में। तो यानी कि ह्यूमन बीइंग में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, तो कई सारे हैं, लेकिन इसका मुख्य भाग क्या है? ईस्ट। आप याद कर सकते हैं, ईस्ट में बिना ऑक्सीजन के भी क्या हो जाता है? रेस्पिरेशन होता है, और जब इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर बात है? उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। अब बढ़ते हैं आगे। क्लियर है? तो मानव में जो ऑक्सीकरण होता है वो किसके थ्रू होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है उसके बारे में और चर्चा हम कर लेते हैं। तो पहली बात है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो मानव में किस में होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है उसको हम जान लेते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कुल 38 एटीपी की ऊर्जा उत्पन्न होती है। कुल 38 एटीपी की ऊर्जा उत्पन्न होती है, दो के थ्रू। एक होती है ग्लाइकोलिसिस, एक होती है कर्व साइकिल। क्लियर है? अब देखिए ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस होता है, लिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज टूटता है, यानी कि मानव में जब ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा? ग्लूकोज टूटेगा, और ग्लूकोज टूटता है पायरुविक अम्ल में। यानी ग्लूकोज किस में टूटेगा? पायरुविक अम्ल में, पायरुविक एसिड में। और पायरुविक एसिड यहाँ पे क्या करता है? ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में 2 एटीपी की ऊर्जा उत्पन्न करता है। कितने की? 2 एटीपी की। तो क्वेश्चन ये आता है, पूरी एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी की ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो कितने की होती है? 38 एटीपी की। 38 एटीपी की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो एटीपी फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी ट्राई, TRI। अच्छा, कितना हुआ? ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज टूटा पायरुविक अम्ल में, और पायरुविक अम्ल ने यहाँ पे 2 एटीपी की ऊर्जा उत्पन्न की। कर्ब साइकिल में क्या होता है कि ये पायरुविक अम्ल में टूटता है। कितने पायरुविक अम्ल में? 2 पायरुविक अम्ल में। और यहाँ पे एक पायरुविक अम्ल कितने की ऊर्जा उत्पन्न करता है? 36 एटीपी की। क्लियर है? यानी कि कर्ब साइकिल में पायरुविक अम्ल में टूटेगा, पायरुविक अम्ल क्या करेगा? यहाँ पे 36 एटीपी की ऊर्जा उत्पन्न कर देगा। यानी दोनों प्रकार की कितनी हो गई? 38 एटीपी की ऊर्जा उत्पन्न हो गई। क्लियर बात है? अब पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। जब हम मानव की बात कर रहे हैं तो मानव में ही हो गया ये। अब मानव की और भी चर्चाएं हम करते हैं। तो मानव में मुख्यतः कौन कौन से अंग भाग देते हैं? तो पहला हो गया माउथ, दूसरा हो जाता है फेफड़े यानी लंग्स, और तीसरा हो जाता है हार्ट। यानी हार्ट में जो ऑक्सीकरण होता है ब्लड का, वो किसके थ्रू होता है? किसके थ्रू होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम में जब ब्लड प्यूरिफाई करता है तो उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए, तो उन्हीं में हम चर्चा करते हैं। तो मानव का जो हार्ट है 2 प्रकार से विभाजित है। 2 प्रकार से, मानी मानव का जो फेफड़े हैं 2 प्रकार से विभाजित है। यानी कि दायां है जो 3 टुकड़े में बटा हुआ है, 3 चैम्बर। दायां हिस्सा है यानी राइट साइड का, किसमें? 3 साइड में। ठीक है, 3 भागों में बटा हुआ है, 3 पार्ट्स। जबकि लेफ्ट जो है, लेफ्ट किसमें? 2 पार्ट्स में। यानी कि मानव के जो फेफड़े हैं राइट साइड 2 भागों में, लेफ्ट साइड 2 भागों में। किसमें? 2 में। अब बात आती है कि मानव का हार्ट किधर उत्पन्न होता है? तो मानव का जो हार्ट उत्पन्न होता है वो लेफ्ट साइड में उत्पन्न होता है। किधर होता है? लेफ्ट साइड में उत्पन्न होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। अब आखिर जो ये सिस्टम है, यानी लंग्स में जो कूपिका है, कूपिका क्या होती है? लंग्स में। और लंग्स के जो ऊपर कवरेज होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, इसे थोड़ा सा सरफ कर देता हूँ।
क्लियर है? तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी मुझे लगता है, तो वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगली वीडियो में इस बात को और क्लियर कर देंगे, किसका कवरिंग है, कौन सी एलुलाई है, कितनी होती हैं, मानव श्वसन दर क्या है, बच्चे के अंदर श्वसन दर क्या है, और हार्ट बीट रेट क्या है, यानी हार्ट बीट रेट अलग है, श्वसन दर अलग है। क्लियर है? इस बात को आगे वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको इस थोड़ा सा चैप्टर समझ में आता है कि आखिर श्वसन है क्या और श्वसन कैसे कार्य करता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।